नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया मानसखंड झांकी को हरी झंडी दिखाकर रवाना। प्रदेश भर के जिला और ब्लॉक मुख्यालयों से गुजरेगी झांकी। देश भर में पहले स्थान पर रही है मानसखंड झांकी। सौंग बांध परियोजना के लिए केंद्र से बजट की मांग। सीएम धामी बोले, सौंग बांध परियोजना से दून की पेयजल समस्या का होगा समाधान। 50 सालों तक नहीं होगी पानी की किल्लत। चारधाम यात्रा की तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटी सरकार। श्रद्धालुओं को गुमराह करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। यात्रा मार्गों पर पुलिस फोर्स रहेगी तैनात। उत्तराखंड में फिर कोरोना की दस्तक। कोविड के बढ़ते मामलों से बढ़ी स्वास्थ्य विभाग की चिंता। लठमोट पर सरकार। लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। सूबे के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मानसखंड झांकी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रवाना हुई मानसखंड झांकी उत्तराखंड के सभी जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय से होकर गुजरेगी, जिसे प्रदेशवासियों को देखने का भी मौका मिलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मानसखंड झांकी के छोटे स्वरूप को तैयार किया गया है। ऐसे पहली बार हो रहा है कि प्रदेशवासियों को राजपथ से गुजरे मानसखंड झांकी को देखने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड की मानसखंड झांकी को देश में पहला स्थान मिला था। तकरीबन 30 सालों में पहली बार उत्तराखंड की झांकी अव्वल आई है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। ये एक हमारी बड़ी उपलब्धि है कि उत्तराखंड स्थापना के 22 साल पूरे हो गए हैं और पहली बार हमारे राज्य की जो झांकी है, जिसमें पूरे देश के लोगों ने भाग लिया और कर्तव्य पथ की पहली परेड और ऐतिहासिक परेड, उस परेड में उत्तराखंड की मानसखंड की झांकी को पहला नंबर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं सभी को, उत्तराखंड वासियों को, सभी इसमें भाग लेने वाले कलाकारों को, जिन लोगों ने भी इस झांकी के निर्माण में, इसके प्रस्तुतिकरण में अपना योगदान दिया है, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दिल्ली दौरे से लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में उन्होंने सरकार के कामकाज पर विस्तार से जानकारी दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को चारधाम यात्रा की तैयारियों पर भी अपडेट दिया। साथ ही उन्होंने चारधाम यात्रा में आने के लिए निमंत्रण भी दिया है। इसके अलावा कुमाऊं के आदि कैलाश और मायावती आश्रम में आने का भी न्योता दिया गया है। आमंत्रण पर पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया है कि वो जल्द ही कुमाऊं के धार्मिक स्थलों पर आएंगे। कई दशकों से रुकी हुई योजनाएं थी, उन योजनाओं को भी स्वीकृति प्राप्त हो रही है। तो मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए और प्रदेश के लिए जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए, उनका धन्यवाद करने के लिए, और जो राज्य की हम लोग तमाम प्रकार से जो योजनाएं बना रहे हैं, जो योजन कर रहे हैं, उन सब की भी मैंने उनको जानकारी दी है। और साथ ही साथ चारधाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है और चारधाम यात्रा का निमंत्रण दिया है और साथ में आदि कैलाश और मायावती आश्रम आने का भी निमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा है निकट रूप में, निश्चित रूप से आगे जो है, जब भी उनके कार्यक्रम यहाँ बनेंगे तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र से जोशीमठ के लिए 13,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री को उन्होंने जोशीमठ के हालातों पर विस्तार से जानकारी दी है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार की तरफ से जोशीमठ आपदा प्रभावित कार्यों के लिए जल्द ही मदद दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी सारी चीज़ों से अवगत हैं, क्योंकि जोशीमठ में पुनर्वास भी होना है, लोगों को मुआवजा भी मिलना है और आगे की योजना भी होनी है। तो एक जो पूरा का पूरा यहाँ से जो आकलन करके भेजा गया है, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से उसके लिए भी अनुरोध किया है। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से जोशीमठ के लोगों की सहायता के लिए भारत सरकार आगे आएगी। वहीं दिल्ली दौरे से लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर कई योजनाओं पर जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने सौंग बांध नदी परियोजना के लिए बजट की मांग भी केंद्र से की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि बांध बनने से अगले 50 सालों तक देहरादून में पानी की कोई किल्लत नहीं होगी। जो
राज्य के लिए इस बार हमको बहुत सारे क्षेत्रों में जो कैपिटल असिस्टेंट के रूप में अन्य योजनाओं के रूप में स्वीकृति प्रदान हुई है, उन सबका धन्यवाद किया। और साथ में जो देहरादून में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है सौंग डैम, और सौंग डैम के बन जाने से इस देहरादून के संपूर्ण क्षेत्र को अगले आने वाले 50 सालों तक पानी की कोई कमी नहीं होगी, पेयजल की कोई समस्या नहीं होगी। और 15,000 लगभग ऐसी आबादी है जो उस सौंग नदी के किनारे पड़ती है, और वर्षा काल में अत्यधिक उफान जब होता है या वर्षा होती है तो वो सब बाढ़ की चपेट में आती है, उनका नुकसान होता है। इस डैम के बन जाने से उसको भी जो है उससे भी बचाव होगा, जिसमें लगभग 1700 करोड़ रुपए की DPR बनी है। तो मैंने उस पर उनसे अनुरोध किया है कि भारत सरकार, चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय भी उसको आगे बढ़ा रहा है, तो वित्त मंत्रालय जो उसकी स्वीकृति प्रदान करे। 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर सरकार तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटी है। तीर्थ यात्रियों को हर सुविधा मिल सके, इसके लिए अधिकारियों को लगातार सख्त निर्देश भी दिए जा रहे हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को लोग जो गुमराह करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में खच्चरों के खान पान और विश्राम की सुनिश्चित व्यवस्था हो, इसके संबंध में जो गाइडलाइन जारी की गई है उसका 100% पालन होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर की टिकट ब्लैक में करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो चारधाम यात्रा है बड़ी प्रतिष्ठा की यात्रा है और काफ़ी लोगों की नज़र रहती है और काफ़ी लोगों के साथ लोगों का इंटरेक्शन होता है। तो 2013 की जो त्रासदी रही तो लोगों ने ये याद किया कि उत्तराखंडी जो हैं बड़े हॉस्पिटैलिटी उनकी बहुत ज़्यादा होती है और हृदय में लोगों को बसाते हैं और लोगों की मदद करते हैं। तो ये जो हमारा एक अच्छा नाम है, ये नाम आगे बढ़ना चाहिए और ये प्रतिष्ठा का एक हमारे पूरे उत्तराखंड चैलेंज है। और निश्चित रूप में इसका प्रचार प्रसार तो हम कर ही रहे हैं और लोग यहाँ पूरे भारत से आते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें तन्मयता के साथ, पूरी समर्पण के साथ इस कार्य को करना है और इस यात्रा को सफल बनाना है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद से कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। किसी न किसी मुद्दे को लेकर विपक्ष भाजपा पर आक्रामक नजर आ रही है और राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने की वजह कांग्रेस भाजपा को ही मान रही है। और यही कारण है कि अब उत्तराखंड में भी कांग्रेस जहां एक तरफ बीजेपी नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने जा रही है, तो वहीं भाजपा के उन नेताओं के विवादित बयानों को खंगालने का काम कर रही है जो कांग्रेस के खिलाफ दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस को ऐसा झटका लगा है कि पार्टी अपने सारे काम छोड़कर बीजेपी के पीछे पड़ गई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस रोज भाजपा को निशाने पर लेने के लिए मौके तलाश रही है। कभी भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराने के लिए मुहिम छेड़ी जा रही है, तो कभी बीजेपी नेताओं के उन पुराने बयानों को खंगाला जा रहा है जो भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ दिए हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद अब कांग्रेस जैसे को तैसा की तर्ज पर बीजेपी के हेट स्पीच देने वाले नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रही है। यानी कि कांग्रेस के नेता एक महीने पार्टी कार्यालय से ज्यादा थाने चौकियों के आसपास नजर आएंगे। जी हाँ, कांग्रेस 8 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक प्रदेश भर में मुकदमे दर्ज कराने को लेकर कार्यक्रम करने जा रही है। मगर मुकदमे दर्ज कराने के लिए कांग्रेस के पास सबूत भी होने चाहिए और जिसके लिए अब विपक्ष बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों को खंगाल रही है। हमारे फ्रंटल और NHY के लोग मिलकर कॉलेजेस में अन्य जगहों पर पोस्ट कार्ड लिखो अभियान चल रहा है। राहुल गांधी जी की क्या खता थी, क्या अपराध किया था कि आपने उनकी सदस्यता भी समाप्त कर दी। सदस्यता समाप्त करने के बाद आपने आनंद फानंद में उसका घर भी खाली करा दिया उनका। तो इस मुद्दे को लेकर पोस्ट कार्ड लिखो अभियान हमारा चल रहा है। 8 तारीख से 15 तारीख के बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर, जिन्होंने भी जब हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया जी पर, राहुल जी पर अभद्र टिप्पणी की है, इवन इंदिरा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की है, राजीव जी पर अभद्र टिप्पणी की है, तो उनको चिन्हित करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस इन दिनों अपनी पार्टी की रणनीति और अपने पार्टी के काम को छोड़कर बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों को खंगालने का काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस की इस मुहिम पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राहुल गांधी पर कार्रवाई न्यायालय की तरफ से हुई है।
मगर कांग्रेस न्यायपालिका की कार्यवाही पर सवाल उठा रही है, जो सही नहीं है। गलत बोलने वाले को हर आदमी गलत ही लगता है। आखिर राहुल गांधी जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जब किसी समाज विशेष के प्रति निंदा भाव से कुछ टिप्पणी करते हैं तो कोई न कोई समाज के अंदर कोई व्यक्ति न्यायालय के शरण में जाता है। न्यायालय ने सजा दी है और उस सजा का इतना भय कांग्रेस के अंदर आ गया कि आप दूसरों की कमियां ढूंढने में लगे हैं। और हम तो उन लोगों में से कहीं अगर समाज के अंदर हमारे नेताओं के प्रति कभी भी इस प्रकार का विषय आता है तो हम क्षमा याचना भी करते हैं। वो भी अच्छा होता क्षमा याचना कर दी होती। आज इस प्रकार का माहौल तैयार करना, न्यायालय के खिलाफ आंदोलन करना, ये कम से कम लोकतंत्र देश के अंदर उचित नहीं है। कांग्रेस और भाजपा में अब एक दूसरे के विवादित बयानों को लेकर जहां मुकदमों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, तो वहीं अब इंतजार बीजेपी की जवाबी रणनीति का है कि उसके आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी और बीजेपी नेताओं पर होने वाले मुकदमों को लेकर पार्टी किस तरह से कांग्रेस को जवाब देगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष टंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। बीते दिन प्रदेश भर में 30 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत भी हुई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकार ने भी कोरोना से बचाव की तैयारियां शुरू कर दी है। चारधाम यात्रा को देखते हुए कोविड गाइडलाइन को सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की दस्तक से एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ने लगी है, मगर बढ़ते मामलों के बीच सरकार और स्वास्थ्य महकमा अलर्ट नजर आ रहा है। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के लिए भी कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने की बात कही गई है। सरकार ने यात्रा मार्गों पर डॉक्टर और स्टाफ की तैनाती 15 अप्रैल से पहले सुनिश्चित करने के लिए कहा है। इसके साथ ही संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए रेलवे स्टेशन और अन्य स्थानों पर टीकाकरण कैंप भी लगाए जाने की बात कही है। राज्य में कोरोना जांच को बढ़ाने और वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। धामी सरकार ने केंद्र से भी मदद मांगी है। इसके तहत 1 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डिमांड केंद्र सरकार से की गई है। गाइडलाइन हमने दे दी है कि अब राज्य में जो है SOP जारी हो गई है। भारत सरकार जैसे जैसे नए SOP की भेजेगी वैसे हम नए SOP जारी करेंगे, लेकिन अभी 2 चीज़ों पे बिल्कुल पहल की जा रही है। पहला तो यह है कि हम टेस्टिंग अब बढ़ा रहे हैं। दूसरा, जो वैक्सीनेशन जिनका छूट गया है उनको वैक्सीनेशन की भी 1 लाख डोज हमने भारत सरकार से डिमांड की है कल ही, और जैसे आएंगे वैक्सीनेशन का अभियान भी शुरू हो जाएगा। देखिए, जिस तरीके से जो है मौसम का जो परिवर्तन हो रहा है और इस तरीके से जितने भी श्वास के मरीज हैं, चाहे वो जो है इन्फ्लुएंजा के मरीज हों, और इधर जो है कुछ दिनों से जो है कुछ मरीज जो है यहाँ पर भर्ती कोविड के भर्ती हुए हैं। 3 मरीज अभी भी जो है इसी में भर्ती हैं। और मुझे लगता है कि हमारी जो तैयारियाँ जैसे हमने फेज़ 1 फेज़ 2 में जो है देखा था, उस तरीके से हम जो है आश्वस्त हैं कि हमारी तैयारियाँ जो है पूरी हैं। तो जहां एक तरफ कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य महकमा और सरकार अलर्ट नजर आ रहा है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कोई तैयारी नहीं की है, सिर्फ हवाई बातें की जा रही है। कोरोना के मामले जिस तरीके से एकाएक बढ़े हैं और प्रदेश में आप देखिए, कल ही देहरादून में लगभग 30 कोरोना के मामले आए और आने वाले समय में चारधाम यात्रा उत्तराखंड में शुरू होने वाली है और देश विदेश से श्रद्धालु उत्तराखंड में आएंगे। सरकार जो है श्रद्धालुओं के मामले रिकॉर्ड तोड़ यात्रा की बात कर रही है। तो कोरोना का अगर इसी तरीके से मामले बढ़ते रहे तो स्थिति चिंताजनक हो सकती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी सरकार से लगातार मांग कर रही है कि कोरोना की जो टेस्टिंग जो है बाहर से आने वालों के लिए अनिवार्य की जानी चाहिए। जो कोविड की गाइडलाइन है उसको जो है पालन अनिवार्य रूप से करवाना सरकार को चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए। कोरोना के मुद्दे पर राजनीति हो या ना हो, जनता के लिए ये बात मायने नहीं रखती। अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो ये है कि कोरोना से बचाव के लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, और इन सब के बीच जरूरी है जनता को भी एहतियात बरतने की। टाइम टीवी के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।
वहीं राजधानी देहरादून में विधायक खजानदास ने दून अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की है। बैठक दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आशुतोष सियाना के अलावा कई अधिकारी उस बैठक में मौजूद रहे। दरअसल दून अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर कई शिकायतें मिल रही थी, जिनका संज्ञान लेते हुए विधायक खजानदास ने ये बैठक की है। साथ ही प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए अस्पताल की तैयारियों का भी उन्होंने जायजा लिया है। कि कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के भी चिंता व्यक्त की गई। और मैं डॉक्टर्स को तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि डॉक्टर्स ने कोरोना काल में जिस तरह से काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। पैरामेडिकल ने और तमाम सभी लोगों ने, नर्सेज स्टाफ ने लेकर के बहुत अच्छा काम किया। और आगे भी अब इस भय के कारण कि कोरोना फिर दोबारा उसी तरह से न फैले, इसलिए आज ये हमने एक बैठक की है। और इस बैठक में बहुत ही अच्छे सुझाव भी आए हैं, जो अभी कुछ ऐसे पॉइंट भी है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में लाई जाए। जहां एक तरफ उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं नैनीताल जिले में सीएमओ भगीरथी जोशी ने बताया है कि आईसीएमआर और निदेशालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर बुखार, जुकाम, सांस के मरीजों के कोविड टेस्ट कराए जा रहे हैं। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पर का भी ध्यान दिया जा रहा है। अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जा रही है। कोरोना के कुछ केसेस अभी बढ़ रहे हैं। जो गाइडलाइन आई है आईसीएमआर से और महानिदेशालय से, उसके अनुसार जितने भी आईएलआई के केसेस हैं, जिनको सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत है या जिनको सांस की तकलीफ है, उनके कोरोना टेस्टिंग होनी है और उन केसों की आइसोलेट करना है उनको हमें। इसके अतिरिक्त उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स हैं, सिर्फ उन्हीं की टेस्टिंग होनी है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का निर्माण कार्य तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इस विकास कार्य के कारण वहां के बांदिशों पर खतरा मंडरा रहा है। ब्लास्टिंग के चलते लोगों के घरों में दरारें पड़ने लगी है, जिसके कारण लोगों ने धरना देते हुए रेल परियोजना के काम को रुकवा दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। विकास के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना से पड़ने लगी दरार। गुस्साए ग्रामीणों ने दिया धरना। अधर में लटकी रेल परियोजना। ये तस्वीरें यकीनन आपको जोशीमठ की याद दिला रही होंगी, जहां लोगों के घरों में दरारें पड़ने लगी थी। लेकिन आपको बता दें कि ये तस्वीरें जोशीमठ की नहीं, बल्कि नरेंद्रनगर विकास खंड के गांव की है, जहां के लोग इन दिनों दहशत में जी रहे हैं, क्योंकि किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल यहां ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। एकाएक ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसका नतीजा है कि यहाँ के बाशिंदों के घरों की दीवारें दरकने लगी है और जमीन की दरारें चौड़ी होने लगी है। इन सब के बीच लोगों का पारा चढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि लोगों के सब्र का बांध टूटा तो इन्होंने रेल परियोजना का काम रुकवाते हुए धरना शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने आरवीएनएल के गेट पर धरना देते हुए प्रदर्शन किया और साथ ही चेतावनी दी कि जब तक प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता, तब तक यहाँ डटे रहेंगे। हमारे प्रति किसी भी शासन प्रशासन कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हम बाहर रात को बाहर रहने के लिए बहुत मजबूर हो रखे हैं, इसलिए हम कल से यहाँ पे इतनी दूर से आके अपने घर बच्चों को छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं, भूखे प्यासे। कल दिन भी यहीं रहे, फिर सुबह हम यहीं आ गए थे। तो जब तक ये लोग हमको लिख के नहीं देंगे कि हम क्या करने वाले हैं, हमको लिखित में मिलेगा नहीं, हम तब तक जाने वाले नहीं हैं। बता दें कि टनल निर्माण में किए जा रहे हैवी ब्लास्टिंग के कारण नरेंद्रनगर विकास खंड के गांव अटाली, बल्दिया खान और कोडियाला क्षेत्र में मकान चौक में दरारें आ गई हैं। पेयजल स्रोत सूखने के कगार पर पहुंच गए हैं। ब्लास्टिंग के कारण चौड़ी हो रही मकानों की दरारें देख ग्रामीण दहशत में हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने जिला प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और आरबीएनएल अधिकारियों को साल 2021 से लगातार समस्याओं से अवगत कराया, मुआवजे से लेकर विस्थापन की मांग उठाई, लेकिन जिम्मेदार लोगों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। सबसे मुख्य जो मामला है वो है कि रेलवे प्रोजेक्ट की वजह से लोगों के घरों में दरारें पड़ गई हैं। बाकी भी बहुत सारी समस्याएं, रास्ते खराब हो गए हैं, पानी सूख गए हैं, लोगों के स्रोत सूख गए हैं। लेकिन सबसे मुख्य मांग जो है वो ये है कि लोग चाहते हैं कि उनके मकानों में जो दरार पड़ी हुई है उसका मुआवजा दिया जाए।
इसके लिए आज प्रशासन यहाँ पे आया था, बातचीत करने के लिए आया था। लेकिन जब हमने उनसे सवाल किया कि आपकी टीम ने 2021 से क्या रिपोर्ट बना के दी है, आपको लोगों के फेवर में दी है या नहीं दी, आप मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। जब जिम्मेदार लोगों की तरफ से इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया, तब परेशान ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन का रास्ता अपनाया। गुस्साए लोगों ने रेल परियोजना के टनल निर्माण का काम रुकवाया। तब स्थानीय प्रशासन और पुलिस के हाथ पैर फूले और मौके पर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की गई। हालांकि ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। तो अब हमारी आगे ये है कि हम लगातार यहीं पे बैठे रहेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से इस मुहिम को आगे ले जाएंगे जब तक लोगों की हर मांग नहीं मानी जाती, चाहे वो रास्ता हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो इस परियोजना के अंतर्गत जो घरों में लोगों के दरार पड़ी है, रिसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्लान का पैसा पिछले 1 साल से जिला प्रशासन के अधीन लंबित है, वो लोगों के पास आना चाहिए। अगर शिफ्टिंग चार्जेस है जिसमें कि लोगों के घरों को 3 बार उजाड़ा गया है और एक बार भी उनको मुआवजा देकर उनको कहा गया कि बार नहीं दिया जाएगा, तो इस तरह की बहुत गैर जिम्मेदार एक्टिविटीज हुई है, इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। इन तस्वीरों को देखकर ये समझना कठिन नहीं कि आखिर किस दहशत में ये लोग रह रहे हैं। हालांकि इससे परे एक सच ये भी है कि विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ का ये नतीजा है, जिसका भुगतान उत्तराखंड के लोगों को करना पड़ रहा है। टाइम टीवी के लिए नरेंद्रनगर से वचस्पति रयाल की रिपोर्ट। अब जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बड़ी ही अजब गजब है। जरा सोचिए, आपका 7 साल का बच्चा जो अभी तक आपको मम्मी पापा बोलते हुए बड़ा हुआ हो, वो अचानक से अम्मी अब्बू बोलने लगे तो आपको हैरानी जरूर होगी। कुछ ऐसा ही एक मामला देहरादून से सामने आया है। मगर ऐसा क्या हुआ जो बच्चा अपनी हिंदी भाषा को छोड़कर उर्दू भाषा में बोलने लगा? इस रिपोर्ट में देखिए। अचानक अम्मी अब्बू क्यों बोलने लगा हिंदू बच्चा? इंग्लिश की किताब देख हैरान रह गए माता पिता। अंग्रेजी की किताब में क्या था ऐसा जो जिला अधिकारी तक पहुंच गई शिकायत? आपका 7 साल का बच्चा जो आपको मम्मी पापा बोलता हो, वो अचानक आपको अम्मी अब्बू बोलने लगे तो जाहिर सी बात है ये आपको हैरान जरूर लगेगा। और ऐसा ही कुछ एक मामला देहरादून से सामने आया है, जहां पर एक बच्चा अंग्रेजी की किताब पढ़ते पढ़ते अपने माता पिता को अम्मी अब्बू बोलने लगा, जिसे देख बच्चे के माता पिता भी काफी परेशान हो गए। जिसके बाद परेशान परिजनों ने वो किताब देखी तो वो खुद हैरान रह गए। दरअसल अंग्रेजी की किताब में उर्दू के शब्द लिखे थे, जिन्हें पढ़कर हिंदू बच्चा भी उर्दू बोलने लगा। जिस किताब में माता पिता को मदर फादर लिखा जाना चाहिए था, उसमें अम्मी अब्बू लिखा है। ये किताब ICSE बोर्ड के अंग्रेजी विषय की है, जिसे गुलमोहर 2 नाम दिया गया है। इस किताब को ओरिएंट ब्लैक स्वान हैदराबाद ने छापा है। बच्चे के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनके बच्चे में इस अंग्रेजी की किताब को पढ़कर एक अजीब सा बदलाव आया है। इंग्लिश की किताब में मदर फादर की जगह अम्मी अब्बू लिखा है, जिन्हें वो बार बार दोहरा रहा है। साथ ही आरोप लगाया है कि अंग्रेजी की किताब में इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि उर्दू की पुस्तक में इस तरह के शब्द कभी भी इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। बच्चे के पिता ने इस मामले की शिकायत पत्र लिखकर जिलाधिकारी सोनिका से की है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले की जांच मुख्य शिक्षा अधिकारी को सौंप दी है। एक स्कूल है जिसके अंदर एक पब्लिकेशन की बुक है, जिसके अंदर अम्मी अब्बू से संबोधित किया गया है माता पिता को, तो उसी में उनको ऑब्जेक्शन था और जिसके क्रम में वहाँ पे मुख्य शिक्षा अधिकारी उपस्थित थे। उनको मैंने कहा कि इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल जांच करें और जो भी कार्रवाई हो सकती है नियमानुसार, क्योंकि देखना पड़ेगा ये किस तरह से एफिलिएटेड है, किस तरह से बुक पब्लिकेशन में आई है और किस तरह से स्कूल्स इसको यूज कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया को देखते हुए नियमानुसार कार्रवाई। एक अभिभावक ने शिकायत किया है कि उनको इस तरह की अपेक्षा नहीं थी कि इस तरह का पाठ पढ़ाया जाएगा बच्चों को। उसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी को हमने ही बोला है, जिनके अधिकारी के स्तर से भी निर्देश दिए गए हैं। उसमें पाठ्य पुस्तक की और समस्त पक्षों को सुन करके फिर किसी निर्णय पर जाएंगे। वहीं चारधाम यात्रा के साथ साथ अब हेमकुंड साहिब की यात्रा भी जल्द ही शुरू होने जा रही है। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोल दिए जाएंगे। हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया है कि उन्होंने मुख्य सचिव SS संधू से मुलाकात की है और कपाट खोलने के लिए सरकार से सहयोग भी मांगा है, जिस पर मुख्य सचिव ने पूरा सहयोग देने का आश्वासन भी दिया है कि उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में आने वाले श्रद्धालुओं की हर सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट एवं उत्तराखंड सरकार द्वारा आज
मुख्य सचिव डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू जी की उपस्थिति में यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा 20 मई को प्रारंभ कर दी जाएगी। यात्रा के रास्ते में पड़ी हुई बर्फ को हटाने का कार्य भारतीय सेना द्वारा 20 अप्रैल से प्रारंभ कर दिया जाएगा। आप सभी से निवेदन है कि इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें एवं पुण्य के भागी। गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के सभी कर्मचारियों ने देहरादून में वन टाइम सेटलमेंट के तहत विनियमितीकरण किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ का कहना है कि पिछले 3 सालों से दोनों निगमों के कर्मचारियों की मांग को पूरा नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसे भी कई कर्मचारी हैं जो रिटायरमेंट की कगार पर है, लेकिन उनको वन टाइम सेटलमेंट के तहत विनियमितीकरण नहीं किया गया है। बिल्कुल प्रदर्शन कंटिन्यू रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि हमने जिंदगी अपनी यहाँ दे दी और आज हमने आपसे एक चीज मांगी है नियमितीकरण। आप हमको वो दे दीजिए। हम 4 धाम यात्रा को पिछले वर्ष से भी इस वर्ष दुगना लाभ दिला के दिखाएंगे। हमारे कर्मचारी रात दिन काम में लगे रहते हैं और पुनः काम में लगे रहेंगे। वहीं देहरादून यातायात को सुगम बनाने के लिए पार्किंग को लेकर जिला प्रशासन और यातायात पुलिस की तरफ से एक पहल शुरू की जा रही है। इस पहल के अंतर्गत भूस्वामी अपने खाली प्लॉट को वाहनों की पार्किंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने बताया कि इधर उधर वाहन खड़े करने से जाम की स्थिति होती है, जिसे दूर करने के लिए लोगों से अपील की जा रही है कि अगर आपकी नजर में कोई ऐसी जगह खाली है जहां पर पार्किंग हो सकती है तो जिला प्रशासन और यातायात पुलिस को इसकी खबर जरूर दें। सभी से यही अपील रहेगी कि जो पार्किंग एरियाज हैं और वेल डिफाइंड पार्किंग एरियाज हैं, जहां जहां उपलब्ध हैं एटलीस्ट वहां पे आप पार्किंग में ही पार्किंग करें, जिससे कि ट्रैफिक जो कंजेशन और जाम की हमें इश्यूज आ रहे हैं वो कम हो। साथ ही साथ अगर किसी को कोई एरिया ऐसा लगता है जहां पे पार्किंग की व्यवस्था की जा सकती है जिला प्रशासन की मदद से और ट्रैफिक पुलिस की मदद से, आप जरूर आगे आएं और हमें बताएं। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उस एरिया को चिन्हित करें और उसमें भी पार्किंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। वहीं बेमौसम हुई बारिश से गेहूं की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। सरकार किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए सर्वे करा रहा है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बताया है कि कृषि विभाग और तहसील स्तर पर बर्बाद हुई फसलों का सर्वे किया जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट तैयार होने के बाद जल्द ही किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। कृषि विभाग और जो हमारी तहसील है दोनों मिलकर करते हैं। कितनी कृषि बोई थी वो सैंपल लेते हैं, कितना नुकसान हो गया वो रिपोर्ट आती है और जो वो मुआवजे के दायरों में आएगा तो उसमें निश्चित रूप से राशि दी। वहीं गदरपुर में किसान और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दरअसल बेमौसम हुई बारिश से किसानों की फसलें नुकसान हो चुकी है और किसान अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। फसलों का उचित मुआवजा दिए जाने के लिए किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा है। तहसीलदार पूजा शर्मा ने किसानों को आश्वासन भी दिया है। हम लोगों ने अपने राजस्व उप निरीक्षक और निरीक्षकों को गांव वार सर्वेक्षण करने हेतु निर्देशित किया है और हमारे सभी राजस्व उप निरीक्षक और निरीक्षक प्रति ग्रामवार इसका सर्वेक्षण कर रहे हैं। हम बार ये सभी किसान भाइयों से अनुरोध भी कर रहे हैं कि आप अपने गांव में बने रहिए। आपको किसी भी प्रार्थना पत्र पे हमारे ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्व में ही समस्त राजस्व उप निरीक्षक और निरीक्षकों को यह निर्देशित कर दिया गया है कि वह प्रति ग्रामवार इसका सर्वेक्षण करेंगे। वहीं पौड़ी में सिंगटाली मोटर पुल निर्माण कराए जाने के लिए यूकेडी ने प्रदर्शन किया है। साथ ही एडीएम इलागिरी को ज्ञापन भी सौंपा है। प्रदर्शन कर रहे यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सिंगटाली मोटर पुल निर्माण का कार्य कई सालों से अधर में लटका है। पुल निर्माण न होने की वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। अगर पुल का निर्माण हो जाता है तो कुमाऊं और गढ़वाल के बीच की दूरी का जो समय है वो भी काफी कम हो जाएगा। देहरादून पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही और सिपाही के दोस्त पर एक महिला ने बलात्कार का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही महिला ने रायपुर थाने में सिपाही समेत उसके दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस से इंसाफ की गुहार भी लगाई है। इस पूरे मामले पर एसपी सिटी ने कहा है कि कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए, इसमें जो वादनी है उनके द्वारा थाने में एक शिकायत की गई है। जिस शिकायत में उनके द्वारा ये बताया गया है कि कुछ महीने पूर्व एक व्यक्ति द्वारा उनके साथ छेड़खानी की गई और उसके बाद उनके साथ जो है बलात्कार किया गया। इसके अतिरिक्त उसके बाद उसका जो एक मित्र था, एक्यूज था, उसके द्वारा भी उनके साथ जो है दुष्कर्म किया गया। इस संबंध में थाना रायपुर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार।
सीएम धामी ने किया मानसखंड झांकी को हरी झंडी दिखाकर रवाना। प्रदेश भर के जिला और ब्लॉक मुख्यालयों से गुजरेगी झांकी। देश भर में पहले स्थान पर रही है मानसखंड झांकी। सौंग बांध परियोजना के लिए केंद्र से बजट की मांग। सीएम धामी बोले, सौंग बांध परियोजना से दून की पेयजल समस्या का होगा समाधान। 50 सालों तक नहीं होगी पानी की किल्लत। चारधाम यात्रा की तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटी सरकार। श्रद्धालुओं को गुमराह करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। यात्रा मार्गों पर पुलिस फोर्स रहेगी तैनात। उत्तराखंड में फिर कोरोना की दस्तक। कोविड के बढ़ते मामलों से बढ़ी स्वास्थ्य विभाग की चिंता। लठमोड़ पर सरकार। लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील।